ठीक, तो इसी पेपर 1 पार्ट बी के यूनिट 4 में टॉपिक है प्रवास, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अब ये कहीं से कहीं निकल रहे हैं, मतलब ए स्थान से बी स्थान की ओर जा रहे हैं, तो ए स्थान से उनका हो गया निकलना, मतलब एग्जिट, और बी स्थान पे होगी उनकी एंट्री। अब ये निकलने के कारण होंगे कुछ, ठीक है, जिसमें पुश और पुल फैक्टर होगा। दूसरा, फिर इसके टाइप भी होंगे कुछ, जैसे कि जैसे देखिए टाइप क्या होंगे कि इंटर स्टेट, पहले तो इसको ऐसे कर सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल खिलाड़ी है अपन, ऐसा वाला। फिर नेशनल वाले में आपका हो सकता है क्या, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और बिटवीन स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, अब आप इंदौर से भोपाल चले गए, तो आपका इंट्रा स्टेट हुआ, और आप मध्य प्रदेश से गुजरात चले गए तो आपका इंटर स्टेट हुआ। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, रूरल से रूरल, ठीक है, रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल, अर्बन टू अर्बन, ऐसे होगा। इंदौर से भोपाल चले गए, अर्बन हो गया। इंदौर से आप चले गए, मान लीजिए छोटा सा कोई गांव चले गए, महू चले गए, और छोटा सा कहीं गांव चले गए। ठीक है, फिर रूरल, आप छोटी सी जगह से निकल के इंदौर पढ़ने चले गए, और फिर रूरल टू रूरल हो गया। मान लीजिए आपने विवाह हो गया, तो विवाह की लड़की एक स्थान दूसरे स्थान तक चली गई। सॉरी, सबसे बड़ा प्रवास होता है मतलब इसी के चक्कर में, विवाह के चक्कर में। ठीक है, तो देखिए प्रवास क्या है, अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि प्रवास जो है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन है, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार, रोजगार, शिक्षा, बेहतरीन जीवन स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के कारण हो। ठीक, जैसे अब आप देखिए कि आपने अगर डंकी मूवी देखी होगी, ठीक है, शाहरुख खान, तापसी पन्नू, तो उसमें आप देखिएगा तो डंकी मार के जाते हैं, तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, इमिग्रेंट हो, माइग्रेट कर रहे हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। यहाँ उनके पास अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है। आप देखिए, अगर आपने देखा होगा जैसे रोहिंग्या मुसलमान है, या फिर आप देखिए तमिल, जो तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल हैं, वो तमिलनाडु में आके बस रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान आपके बांग्लादेश से आकर के असम में, पश्चिम बंगाल में बस रहे। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रवासन होता है, इनको हम रिफ्यूजीज बोलते हैं, पर ये माइग्रेट ही कर रहे हैं। हम सब पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब जैसे जगह छोड़ने के कारण होते हैं, मतलब पुश फैक्टर होता है, और एक होता है आपका पुल फैक्टर। जो पुल मतलब होता है खींच रहा है, जैसे आप देखते हैं ना, आप जैसे किसी शॉप में जाते हैं तो उस दरवाजे में लिखा रहता है, एक मिनट, हाँ, उस दरवाजे में लिखा रहता है पुश। ठीक है ना, मतलब आप अंदर की ओर जाएं तो अब उस जगह को छोड़ करके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर जो आपको ढकेल रहे हैं कि यहाँ से निकलो भाई साहब, यहाँ से निकल जाओ, तो ऐसे इकोनॉमिकल फैक्टर होगा, सोशल फैक्टर होगा, इन्वायरमेंटल होगा, पॉलिटिकल होगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं ये फैक्टर्स के बारे में। ठीक, तो इकोनॉमिकल वाले में देखिए तो रोजगार के अवसरों की कमी। ठीक है, कोई इंसान रह रहा है रूरल एरिया में रह रहा है, ठीक, अब उसके पास उधर वो नहीं करना चाहता है मनरेगा में काम, वो नहीं करना चाहता मजदूरी, उसको निकलना है वहाँ से, तो शहर की ओर जाएगा। ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो डी मार्ट में, विशाल मेगा मार्ट में कहीं पे जा कर के बिलिंग का काम कर लेगा। ठीक है, और थोड़ी अच्छी स्थिति है तो कोई छोटी मोटी बीपीओ में जॉब कर लेगा। तो ये है, तो रोजगार के लिए जा रहा है। फिर कम मजदूरी और गरीबी, अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ की तुलना में अच्छा वो मिल जाता है, मतलब पैसा मिलता है। पर दिक्कत ये होती है कि अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके देखें तो हाथ में उतना ही आता है। फिर कृषि की विफलताएं, सूखा, भूमि विखंडन,
जैसे गांव वगैरह में जो ज़मीन है, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छोटी छोटी ज़मीनें हैं, तो जो मतलब बस वो जीवन यापन ही उससे हो पा रहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो इकोनॉमिकल फैक्टर ये भी है कि मतलब एग्रीकल्चरल फेलियर्स हो रहे हैं। फिर सामाजिक कारक, तो गांव में या किसी कोई टाउन है वहाँ पे ख़राब शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा ख़राब है। जैसे आप देखिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही अच्छी स्कूल और कॉलेज मिलता है, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो ऐसे लोगों के पास बुनियादी जो शिक्षाएं वो नहीं मिल पाती। तो ख़राब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए वो लोग प्रवास करते हैं, मतलब वजह मिलती है उनको वहाँ से निकलने की। फिर जैसे बिजली, पानी, ये परिवहन, ये सब चीज़ें नहीं होती आदमी को। लेट सपोज मान लीजिए कि एक महिला है और वो सरकारी टीचर है, या सरकारी टीचर नहीं भी है तो नर्स है। अब उसके पास फ़िलहाल उस समय मान लीजिए स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो वो जाना चाहती है अपने, उसको ऑफिस जाना है, हॉस्पिटल जाना है। अब वहाँ तक उसको अगर उसके घर से कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो उसके पास सिर्फ दो ही साधन है, या तो पैदल जाए या तो फिर अपनी गाड़ी खरीदे। तो ये सब चीज़ों की भी दिक्कत है। फिर सामाजिक भेदभाव है, जाति, लिंग, धर्म, मतलब वहाँ पे लेट सपोज कोई तथाकथित निम्न जाति जिसे समाज मानता है, ठीक है। हम बीएससी वाले तो जानते हैं, हम एक कास्ट वास्ट नहीं मानते, ठीक। लेकिन चलिए, जो तथाकथित जिनको लोग निम्न कास्ट मानते हैं, तो अगर वो व्यक्ति गांव में चाय की दुकान खोलना चाहे, ठीक है, तो उसको तो सब जानते हैं ये फलाना कास्ट का है, तो पहली बात तो पीने नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर गलती से उसके ठीक ठाक चल रही है और उसी के समाज वाले या कोई पी रहा है, तो जो उच्च कास्ट वाला होगा वो आके पीट पाट देगा उसको, ठीक है। और पहली बात तो खोलने ही नहीं देगा कि भाई तुम ये हो करके हमको चाय पिलाओगे, तुम वो करके हम तुम्हारी चाय पियेंगे, फलाना ढेकाना, ये सब चलेगा। लेकिन यही आदमी अगर शहर में जाके अमृत तुल्य खोल लेगा, चाहे सुट्टा बार खोल लेगा, ये वाले खोल लेगा, ठीक है, क्रश कॉफ़ी खोल लेगा, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तब तो सब सब पीने पाने आएंगे, तब किसी को ये सब इंटीरियर से मतलब है, बाहर बैठने से मतलब, गुड़ वाली चाय से मतलब है। तब इससे मतलब नहीं है कि भाई तू कौन सी कास्ट का है, कौन जो चाय बना रहा है। आपने कहीं भोलाराम में आपने रहा होगा, आप इंदौर में और कहाँ में रह रहे हैं, कहीं भी रवि नगर, गीता भवन, या भोपाल में आप एमपी नगर में रह रहे हैं, तो आप कभी भी खाने जा रहे हैं, आप कोई बिल्कुल नहीं पता है, मतलब मोस्टली आप इस इसके बारे में बस आप ये पूछते हैं कि भैया कितने का है एक मंथ का, वो बोलेगा भैया 2500 का है। आप बस इतना कष्ट करोगे कि भैया इसको 2300 कर लो, या भी बोलोगे भैया एक महीने का लगा 15 दिन का लगाना है अभी, तो अभी कितना कम कर लोगे, ठीक है। आप ये नहीं पूछ रहे हो उससे कि भैया तुम्हारी कास्ट क्या है, फलाना ढिकाना। आप खाने से मतलब है, जहाँ कम रेट मिल जाएगा वहाँ खाने चले जाओगे। तो ये चीज़ तो होता क्या है, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ सबकी दिक्कत आती है। फिर पर्यावरणीय कारक, तो प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये भी फैक्टर्स होते हैं जो हमको उस जगह को छोड़ने के लिए विवश करते हैं। फिर भूमि क्षरण, वनों कटाई, जैसे वेस्ट बंगाल के बगल में, जैसे हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में से बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे सी लेवल बढ़ने की वजह से वो एरियाज़ अब रहने लायक नहीं बचे हैं, तो वो लोग भी अब उस एरिया को छोड़ रहे हैं। फिर कृषि को प्रभावित करने वाला क्लाइमेट चेंज, ठीक। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर, तो राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष। अब मान लीजिए कोई इलाका है, जैसे बस्तर का इलाका है छत्तीसगढ़ का, अब वो नक्सलाइट प्रो है, तो उस एरिया के लोग, या तो फिर आप नक्सलाइट बनो, ठीक है, या तो फिर आप विवश रह करके ही जीवन जीते रहो। पर अगर किसी को बाहर निकलना है, तो उसके लिए यही वजह सामने खड़ी है कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो हमें यहाँ से तो निकलना ही होगा कुछ करने के लिए। तो एक ये कारण होता है पॉलिटिकल में। फिर खराब शासन और विकास की कमी, मतलब कोई ज़िला है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का कोई ज़िला हो, तो आप जहाँ अगर घूमे फिरे हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार, जैसे लेट सपोज आप कुछ ज़िले देखें जहाँ पे डेवलपमेंट के मामले में कुछ भी काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से निकल के कहीं और जाते हैं। तो अब देखिए, आधा आधा मध्य प्रदेश जो है उसके बच्चे हैं वो ग्वालियर, आपका इंदौर, भोपाल और जबलपुर, इन्हीं जगहों पे बसे हुए हैं, और कुछ बचे कुछ तो उज्जैन दे लीजिए। तो एक बड़ी, मतलब अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, अच्छे माहौल के लिए, खाने पीने के लिए, ये सब चीज़ों की वजह से इंसान एक जगह को छोड़ देता है। और स्थानीय अवसर जो है उसको प्रभावित करने वाला भ्रष्टाचार भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर पुल फैक्टर,
नई जगह पर जाने के कारण, ठीक। इसमें आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारक क्या है? उद्योगों और सेवाओं में नौकरी के अवसर। अब वहाँ से इसलिए निकले हैं और इस जगह पे आ रहे हैं, तो इस जगह पे कुछ देखा होगा उन्होंने, तो जो उनको पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है और सेवाओं में नौकरी के अवसर हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंदौर आ गया, अब इंदौर आ गया उसके पास, ठीक है, तो एक ऑप्शन है उसके पास कि वो देवास साइड निकले फैक्ट्री के लिए, एक साइड है कि वो पीथमपुर साइड जाए फैक्ट्रीज के लिए। अब यहाँ अगर पहुँच गए तो यहाँ उसको नौकरी मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो फिर जैसे इंदौर शहर में उसके पास ढेर सारे काम हैं, ऊबर चलाए, ठीक है, रैपिडो चलाए, फिर उसके बाद वो जोमेटो में, स्विगी में डिलीवरी बॉय बने, बीपीओ का काम करे, कहीं डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट में बिलिंग का काम, मतलब ढेर सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, उच्च वेतन और बेहतर काम करने की स्थिति है, कोई रिस्क नहीं ना, 8 घंटे का काम है, उसको बिलिंग करनी है, उसको मान लीजिए 10 से 12 हज़ार ही मिल रहे हैं, ठीक है। अब उसको इस 8 घंटे के बाद फिर वो कोई दूसरा काम करना चाहे तो भी कर सकता है। वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता है, बैंक है, ऋण है, घर में आसानी से पैसे भेज सकता है। फिर सामाजिक कारक, वहाँ बेहतर शिक्षा, मान लीजिए वो जॉब कर रहा है, प्लस जॉब करते करते वो पढ़ाई भी कर सकता है, ठीक है, उसको शेयर मार्केट में कोर्स करना है, स्टॉक मार्केट कोर्स करना है, तो ये सब चीज़ भी वो साथ में कर सकता है। फिर आधुनिक बुनियादी ढांचा, बिजली, सड़क, संचार, इन सब की कोई कमी भी नहीं होगी उसके पास। थोड़ा सा अगर कम फैसिलिटी में रहना चाहे तो आराम से सही जगह उसको रूम मिल जाएगा और अपनी बेहतर लाइफस्टाइल जी सकता है वो, और उच्च जीवन स्तर पा सकता है, जीवन की गुणवत्ता उसको मिल सकती है। अच्छा खाना पीना सब कुछ खाएगा तो बेहतर स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति को क्या करती हैं, खींचती हैं नई जगह जाने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे क्या कारण है, पर्यावरणीय कारक है, अनुकूल जलवायु रहेगी, रहने की अच्छी स्थिति मिलेगी उसको, प्राकृतिक आपदाओं का कम जोखिम रहेगा, पानी और खाद्य संसाधनों की बेहतर उपलब्धता रहेगी उसके पास। राजनीतिक कारक, राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा रहेगी, कल्याणकारी योजनाएं रहेगी, सहायता प्रणालियाँ रहेंगी, बेहतर कानून प्रवर्तन और अधिक संरक्षण रहेगा। वहाँ वो किसी भी कास्ट का है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब अगर हम कुछ ट्रेंड्स देखें भारत में ना, तो जैसे विदेशी रोजगार प्रवास में वृद्धि हुई है, तो इसराइल, जापान, पुर्तगाल जैसे देशों के साथ जो श्रम समझौते हुए हैं, उसके कारण काम के लिए प्रवास करने वाले भारतीयों की संख्या 2021 में 1,32,675 से 3 गुना बढ़कर 2023 में 4 लाख के आसपास हो गई। फिर रिकॉर्ड उच्च प्रेषण, मतलब जो रेमिटेंस होता है ना, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, लेट सपोज आप यहाँ से बाहर सऊदी अरब या दुबई में आप कमा रहे हैं, फिर दुबई से जो आप अपने घर वालों को पैसा भेज रहे हैं ना, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो भारत को 2022 में 111 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ, जिससे वैश्विक स्तर पर शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया, जो विदेशों में भारतीय प्रवासियों के आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। मतलब कहाँ नहीं है भारतीय भाई, भारत में ज़्यादा है, विदेशों में भी भारतीय ज़्यादा है, इसलिए तो अखंड भारत बोला जाता है भारत को, पूरा विश्व ही भारत है। फिर घरेलू प्रवास में कमी, तो ग्रामीण विकास के कारण जीवन स्तर में सुधार होने के कारण आंतरिक प्रवास में 12% की गिरावट आई है। अब आप देखिए, जैसे कि हर गांव में आप अभी भी अपने आसपास के रेयरेस्ट रूरल एरिया में चले जाइए, आपको वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, स्कूल मिल जाएगी, गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है, आपको बिजली ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी, पानी के लिए नल जल योजना है, हैंडपम्प है, मिल जाएगा, आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क अच्छी खासी मिल जाएगी। तो आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझिए कि थोड़ा सा स्थिति तो बदली है, तो रूरल जो माइग्रेशन होता है वो 12% तक कम हो गया है, जो 2011 में 455 मतलब 45 करोड़ से घटकर 2023 में 40 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है, घट गया है मतलब। फिर ग्रामीण उपभोग में वृद्धि हुई है, तो ग्रामीण उपभोक्ता खर्च में वृद्धि ने शहरी क्षेत्रों में प्रवास को कम कर दिया है, जो गांव में बेहतर आर्थिक अवसरों का संकेत देता है। ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ता प्रवास, मतलब जैसे मतलब जो भारतीय हैं वहाँ की अनुकूल नीतियों के कारण 2023 में 3 लाख भारतीय छात्रों के पास अस्थायी वीजा होने के साथ ऑस्ट्रेलिया की ओर स्थायी छात्रों का प्रवास बढ़ गया। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर जो है एजुकेशन के लिए, एमबीए वगैरह सब करने के लिए प्रवास बढ़ रहा है। अब अगर हम कुछ प्रकार की ओर नज़र डालें तो हम उसमें देखते हैं आंतरिक प्रकाश एक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। आंतरिक प्रवास मतलब देश के भीतर आवागमन, जैसे ग्रामीण से शहरी, या अंतर्राज्यीय जैसे ग्रामीण से शहरी। ग्रामीण लोग नौकरी के लिए शहर में जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई। फिर शहर से ग्रामीण,
लोग उच्च जीवन यापन लागत या रिटायरमेंट के कारण गांव में लौटते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण मैरिज की वजह से, शहरी से शहरी जॉब चेंज हो गई, ठीक है, या विवाह हो गया, या वेरियस रीजन ब्रेकअप हो गया तो एक जगह शहर बदल लिया आदमी। अंतर्राज्यीय, राज्यों के बीच प्रवास, जैसे कृषि के लिए बिहार से पंजाब, ठीक। फिर अंतर्राज्यीय, एक ही राज्य के भीतर प्रवास, जैसे एक गांव से पास के शहर में चला गया। अब अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में होता है एक प्रवास राष्ट्रीय सीमाओं के पार, एक होता है प्रवास एमिग्रेशन, एक होता है आव्रजन इमिग्रेशन, और एक होता है शरणार्थी प्रवास रिफ्यूजी माइग्रेशन। प्रवास भारतीयों का दूसरे देशों में जाना, जैसे यूएई यूएसए। फिर इमिग्रेशन, विदेशियों का भारत में बसना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, वो एक रशियन लड़की है जो वो बनाती है, ब्लॉग बनाती है, नमस्ते मेरे दोस्त। तो वो लड़की जैसे भारत में बसी हुई है। फिर आप जैसे देखिए, कल को मान लीजिए डेविड वार्नर इंडिया में बस जाए, ठीक है, और राजा मौली या सुकुमार की पिक्चर दिख जाए आपको, तो बड़ी बात नहीं है। तो इनका जो विदेशी हैं वो भारत में बस जाए, इस टाइप से। फिर उसके बाद संघर्षों के कारण शरणार्थी प्रवास जो होता है, रोहिंग्या का भारत में प्रवेश, ये सब चीज़ें शरणार्थी प्रवास कहलाती हैं। अब हमें देखना है अपना अगला टॉपिक, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग में हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग है क्या, रिमोट सेंसिंग होता कैसे है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग के टाइप भी होंगे शायद, ठीक है ये टाइप है। इसके बाद रिमोट सेंसिंग का यूज़ देखेंगे हम, रिमोट सेंसिंग का क्या क्या यूज़ है। फिर इसरो ने कौन कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे हैं, ये देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं इसको। फिर एक बार ज़रा सा हम जल ग्रहण कर लें, ठीक है। चलिए, तो रिमोट सेंसिंग देखते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब सिंपल सा आप समझिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर में रिमोट है, टीवी देखते होंगे आप, आईपीएल चल रहा है, बढ़िया 55 इंच की टीवी में आप आईपीएल देख रहे हैं। अब आप यहाँ दूर बैठे हैं, अभी आपके रिमोट में इंफ्रारेड सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से इसको कैच कर लिए। तो आपने क्या, आपने इस टीवी को छुआ नहीं छुआ, आप इसके पास में जा कर के कुछ भी किए, कुछ भी नहीं किए, तो इसने सेंस किया ना। आपने उसको रिमोट से सेंस, जैसे सेंसिंग क्या होता है, महसूस कर लेना। कैसे महसूस कर लेना, जैसे कि आप घर के अंदर प्रवेश किए और माता राम बना रही है कुछ बढ़िया चीज़, तो आपको तुरंत स्मेल हो जाएगी कि अरे ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो आपको कैसे स्मेल हो गया, क्योंकि भाई आपकी ग्रंथियाँ जो हैं जीवित हैं। तो ऐसे ही इंफ्रारेड के माध्यम से ये सेंसिंग की जाती है। जैसे हम नाक के माध्यम से सेंस करते हैं ना, पहचानते हैं, जैसे इंफ्रारेड के माध्यम से होती है। और रिमोट मतलब होता है कि दूर से, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को भौतिक रूप से स्पर्श किए बना, ठीक है ना, उसका क्या कर लेना, उसका अध्ययन करना, उसमें बदलाव करना, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना, या उस परिवर्तन को जानना, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती है, रिमोट सेंसिंग कहलाती है। जैसे देखिए, एक बार परिभाषा देख लीजिए, फिर यहाँ लौटेंगे। तो रिमोट सेंसिंग क्या है भाई साहब, किसी वस्तु या क्षेत्र के बारे में प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना दूर से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, ठीक है। या आमतौर पर इमेज, हीट सिग्नेचर, विद्युत चुंबकीय संकेतों के रूप में डेटा कैप्चर करने के लिए सेंसर से लैस उपग्रहों, ड्रोन या विमान का उपयोग करता है। रिमोट सेंसिंग का व्यापक रूप से पर्यावरण की निगरानी, कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए रिमोट सेंसिंग क्या हुआ समझ में आया आपको, किसी वस्तु या क्षेत्र के बारे में, ठीक है, प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना दूर से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए। रिमोट सेंसिंग जितना इन चीज़ों को, जैसे ये हमारे क्या, आफताब भाई है ना, सूरज। अब ये सूरज भाई जो हैं,
इनका बिल्डिंग में प्रकाश पड़ा, ठीक है, इस रोड पे पड़ा, इस गाड़ी पे पड़ा, इस घास पे पड़ा, पानी पे पड़ा, जंगल पे पड़ा, ठीक है, इन तमाम चीज़ों पे पड़ा, ये रेडिएशन पड़ रहा है इसका। अब इन पे पड़ेगा तो परावर्तन का नियम भी होता है, ठीक। तो परावर्तित, अब ठोस है, अपवर्तन तो होगा नहीं, इसमें परावर्तन ही हुआ। ये यहाँ से टकरा करके जो हमने सैटेलाइट भेज रखा है, कार्टोसैट भेज रखा हो, ठीक है, रिसोर्स सेट भेज रखा हो, कुछ भी भेज रखा हो, तो उसमें जा कर के क्या किया, ये कैप्चर कर लिया इसने। अब इसने कैप्चर किया तो ये जो अपना डेटा है ये इस सर्वर के पास भेजेगा, जो हमारा साद नगर हैदराबाद में बैठा हुआ है, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक, ये बैठा हुआ है। तो ये क्या डेटा को ले लेगा और डेटा को फिर बाद में प्रोसेस करेगा, और उस प्रोसेस करने के बाद फिर उसको जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनको सेंड करेगा। ये इसका काम है और ये इसके फैक्टर भी है, ठीक है। अब जैसे इधर और देख लीजिए और अच्छे से, अगर आपको गंभीरता समझना हो, ये बस जल्दी जल्दी हम इसको समझना है, ज़्यादा हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी। जैसे ड्रोन के माध्यम से हो जाता है, ठीक है, सैटेलाइट्स के माध्यम से, फिर एनालिसिस होगा, है ना, ये इमेज इस टाइप से पता चल जाती है, एक सॉफ्टवेयर होगा, कैरियर्स बन सकता है इसमें, ठीक है, इसको फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, ठीक है, ड्रोन से भी रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो ये तमाम जो है रिमोट सेंसिंग के अंदर ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग की परिभाषा देख ली, अब प्रकार देख लीजिए, ठीक। तो प्रकार क्या क्या है, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय है मतलब सूर्य के प्रकाश से उसको ऊर्जा स्रोत मिल रहा है, और सक्रिय मतलब उसको कृत्रिम ऊर्जा स्रोत मिल रहा है, रडार, लिडार, ठीक है, इन सब का उपयोग करता है। फिर उपयोग किया गया प्लेटफॉर्म के आधार पर, जैसे ग्राउंड आधारित रिमोट सिस्टम है, ठीक है, एरियल रिमोट सिस्टम है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, तो उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष से एकत्रित डेटा। एरियल रिमोट सिस्टम है तो या तो एरोप्लेन को भेज दिए या ड्रोन को भेज दिए। ग्राउंड आधारित रिमोट सिस्टम है तो पृथ्वी की सतह से एकत्रित डेटा, ठीक है, पता लगाया गया तरंग दैर्घ्य के आधार पर। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, ठीक है, कि हम दृश्यमान, अवरक्त और निकट अवरक्त प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं क्या। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, माइक्रोवेव से रडार का उपयोग कर रहे हैं क्या। थर्मल रिमोट सेंसिंग, वस्तुओं से गर्मी के पैटर्न को कैप्चर करता है, जैसे आप देखते होंगे ना हीट, थर्मल सेंसिंग होती है जब हम देखते हैं कि जो हम वो पहनते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी, जैसे ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था तो जो ऑपरेशन चलाया गया था उसमें आप देखिए जो उसमें जो कमांडोज हैं उन्होंने वो ग्लास पहन रखा है जिससे अंदर की हीट पता चल रही है कि अंदर क्या स्थिति है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये रिमोट इसके टाइप होते हैं, पर बेसिकली जो एनर्जी सोर्स है ना उसके हिसाब से दो ही टाइप में बांटा गया इसको, एक आपका पैसिव इंस्ट्रूमेंट और आपका एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो सन से रेज गई इस पर और इधर से रेज टकरा कर गई सैटेलाइट, सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से फिर डेटा निकला, डेटा गया फिर सर्वर रूम में, सर्वर रूम से फिर इसको प्रोसेस किया गया, ये सब होता है। और यहाँ पे यही चीज़ जो है सैटेलाइट भेजता है, ठीक है, यहाँ पे सूरज भेज दिया, यहाँ पे सैटेलाइट भेज देता है, बस ये फ़र्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है भाई साहब, रिमोट सेंसिंग का आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक बेसिक समझ लीजिए कि रिमोट सेंसिंग का आप यूज़ एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एग्जांपल भी दूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद टाउन प्लानिंग में कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज स्टडी में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसका उपयोग कर सकते हैं जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में, भूवैज्ञानिक खनन में, मौसम पूर्वानुमान में, तटीय और समुद्री अध्ययन में, रक्षा और निगरानी में, ठीक है। आप किस में यूज कर सकते हैं इसका, आप कर सकते हैं इसका वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है, कोस्टल मैनेजमेंट में, ठीक है, माइनिंग में कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ों में कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में फसल की निगरानी, कि अब जैसे मान लीजिए कितने एरिया पे फसल, कौन सी क्रॉप बोई गई है, कितने एरिया पे, मतलब कितना एरिया कवर किया हुआ है, ये सब पता चल जाता है। जो मृदा स्वास्थ्य उसका विश्लेषण हो जाता है, इसके लिए रिसेट 1 रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट भेजा गया। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए में बाढ़, सूखा, साइक्लोन, इन सब की अगर निगरानी रखनी है, अब ये कोस्टल एरिया है, अभी साइक्लोन यहाँ पहुँचा है, हमारा सैटेलाइट यहाँ है, पता कर सकता है ना,
तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो कोस्टल में लोग रहने को किनारे कर सकते हैं उनको तो बचा सकते हैं, जो घर उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रख सकते, पर उनको तो बचा लेंगे। तो इसके लिए इनसैट 3DR, कार्टोसैट 3, ये सब सैटेलाइट भेजा गया। फिर अगला है वानिकी, वनों की कटाई पर नज़र रखना, वन आवरण मानचित्रण करना, फॉरेस्ट का सर्वे करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होता है। फिर टाउन प्लानिंग, भूमि उपयोग मानचित्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कार्टोसैट श्रृंखला, GeoEye-1, ठीक। इसके बाद जलवायु परिवर्तन अध्ययन, बर्फ़ की परतें जो पिघल रही हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस की निगरानी रख सकते हैं, जैसे मेगा ट्रॉपिक्स, स्कैटसैट-1, ये सब भेजा गया सैटेलाइट। इसके बाद आप देखिए जो वाटर मैनेजमेंट है, तो जल निकायों का मानचित्रण कि ये जो नदी है पहले इतने एरिया में बहती थी, अब इतने एरिया में बहने लगी, तो ये सब पता कर सकते हैं। फ्लड पता कर सकते हैं, फ्लड का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटिनल-2 रिसोर्ससैट-1 सैटेलाइट भेजा गया। फिर भूविज्ञान और खनन, तो इस एरिया में पता चल रहा है कि रेत माइनिंग चल रही है, ठीक है। तो पहले यहाँ का मैप कुछ और था कि इस एरिया में पहले फॉरेस्ट थे, अब इतनी रेत माइनिंग हो कि इस एरिया पे फॉरेस्ट ही हट गया, तो उससे पता कर सकते हैं कि मिनरल एक्सकेवेशन कितना हो रहा है। दोष रेखा का पता लगा सकते हैं। कार्टोसैट-2 हाइसिस हाइपर, इसका कुछ फुल फॉर्म है एच हाइपर, और ठीक है इसको समझते हैं। फिर मौसम पूर्वानुमान, बादलों की गतिविधि पर नज़र रख के वर्षा का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। इनसैट 3D, इनसैट 3DR, ये सब चीज़ें। तटीय और समुद्री अध्ययन, कटाव, समुद्री प्रदूषण की निगरानी, या फिर जो मछुआरों को ये हम बता सकते हैं कि किस एरिए पे जो मछली है वो ज़्यादा है, फिर उनको आपदा के समय पे अलर्ट जारी कर सकते हैं कि इस एरिए पे नहीं जाओ। ओशनसैट-2 सरल, ये सब आपने देखा होगा। फिर रक्षा और निगरानी, तो सीमा सुरक्षा और सैनिक परीक्षण, इन सब के लिए भी, जैसे कि मान लो ये एरिया है, इस एरिया पे कोई बाहरी प्रवेश न करे, या फिर जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है तो इस एरिया पे हम नज़र रख सकते हैं कोई बाहरी नहीं आए, तो इसके लिए रिसैट-2B, कार्टोसैट-2C सब सैटेलाइट है। तो ये तमाम जो काम है ये सब एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग के। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसरो द्वारा ये देखते हैं कि कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे गए हैं, जैसे IRS-1A 1988 में, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A 1988 में, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में पहला उपग्रह IRS-1A ने उपग्रह आधारित पृथ्वी अवलोकन में भारत के प्रवेश को चिन्हित किया, ठीक। फिर IRS-1B 1991, ये IRS-1A के बाद IRS-1B ने संसाधन निगरानी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करना जारी रखा। फिर ओशनसैट-1, ये 1999 में समुद्री विज्ञान संबंधी अध्ययनों के लिए समर्पित था। इस उपग्रह ने समुद्री जीव विज्ञान और महासागर गतिशीलता में अनुप्रयोगों को सुविधाजनक बनाया। फिर कार्टोसैट श्रृंखला, ये तो सबसे बेस्ट श्रृंखला है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, जो ये शहरी नियोजन के तहत ये जो होता है स्वच्छता सर्वेक्षण जो होता है, इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो 2A 2B 3 ऐसे बहुत से उपग्रह भेजे गए इसके सीरीज में। फिर रिसर्च श्रृंखला 2009 में ये स्टार्ट हुई, तो ये दिन रात की छवियों को कैप्चर करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करता है। कृषि, वानिकी, डिजास्टर मैनेजमेंट में सहायता करती है। इसके बाद अगर आप देखें कि और कौन सैटेलाइट है, तो रिसोर्ससैट श्रृंखला है, 2003 में स्टार्ट हुई है। ओशनसैट है 2009 में, पूर्ववर्ती की तुलना में एक उन्नत था, मतलब जिसके पहले में जो ओशनसैट-1 भेजा गया था, ऑब्वियस बात है उससे अच्छा ही होगा। सरल, फ्रांस के साथ एक सहयोगी मिशन सरल ने जलवायु अनुसंधान में सहायता के लिए समुद्र की सतह की ऊंचाई को मापने, समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसके बाद अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थे, तो इसरो ने कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोगों का समर्थन के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, 3, 4 सहित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह श्रृंखला पेश करी, ठीक। तो ये सब जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। अब हम आते हैं सैटेलाइट्स के टाइप में, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो हम टाइप ऑफ स्लाइड्स में आते हैं, है ना। टाइप ऑफ स्लाइड्स में हमें क्या देखना है कि जो टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं बेस्ड ऑन हाइट या बेस्ड ऑन ऑर्बिट,
ठीक है। इसके बाद हम इसे बांट सकते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद इसको हम बांट सकते हैं कि ये बेस्ड है कि मतलब सन सिंक्रोनस है कि जियो सिंक्रोनस है, इस हिसाब से बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए टाइप ऑफ सैटेलाइट में हम इसको बांट सकते हैं, जैसे कि आपका ये आपका हुआ, माफ़ कीजिएगा, ये आपका हुआ टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट के हिसाब से। ठीक है, तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट। ठीक है, इसको शेप के हिसाब से तो सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये अर्थ के ऑर्बिट के टाइप्स हैं इसमें। फिर एल्टीट्यूड के हिसाब से लो अर्थ ऑर्बिट, अगर मान लो ये 100 से 1200 माइल्स लैटिट्यूड पर है, 2000 किलोमीटर के आसपास 160 से, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट है। 5000 से 10,000 किलोमीटर के बीच है तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। और अगर 35,800 किलोमीटर की हाइट के आसपास है तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्बिट के बारे में देखा, लेकिन हमें ये देखना है कि जो अर्थ टाइप सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट के हिसाब से, ठीक, सैटेलाइट ऑर्बिट पहला ये लो अर्थ ऑर्बिट हो सकता है, जो आपको मिलेगा कहाँ तक, 1000 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाएगा, कहीं ये 2000 लिखा रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट आएगा, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपका ये हो गया, ठीक है, कहाँ तक हो गया, 10,000 किलोमीटर की सीमा तक हो गया ये आपका। इसके बाद आपका आएगा हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हाई अर्थ ऑर्बिट ये आपका यहाँ तक आ गया। इसके बाद आपका जियो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो आपका 35,768 किलोमीटर है, ये 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली के आसपास मानते हैं इसको। तो हमें याद रखना है लो अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद आप जियो अर्थ ऑर्बिट में आ जाए या हाई अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो जियो अर्थ ऑर्बिट में एक स्टेशनरी होता है और एक होता है सिंक्रोनस। ठीक, आगे चल के समझते हैं इसको। इसके बाद देखिए, तो वही जो मैंने बोल रहा था कि एक होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक हमने देख लिया कि लो अर्थ ऑर्बिट है या मीडियम अर्थ ऑर्बिट है या हाई अर्थ ऑर्बिट है या जियो अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, ये हो गया। अब एक है पोलर ऑर्बिट है कि हमने उसको पोलर में भेजा गया। तो देखिए पोल 2 पोल है, ठीक है, तो वो इस टाइप से चक्कर लगा, जैसे येलो वाला दिखा रहा ना, ये आप कैसे चक्कर लगा रहा है। तो 200 से 1000 किलोमीटर की हाइट पे रहता है ये। इसके बाद सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जो सन के सिंक्रोनस रहेगा, मतलब कि जिस एरिया पे सन है उसी एरिया पे रहेगा ये। ठीक है, तो 100 से 200 किलोमीटर की हाइट पे इसको लगाया जाता है। मोस्टली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। इसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो पूरे अर्थ को कवर करता है। ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर की हाइट होती है उसकी, और जिस पॉइंट पे अर्थ, जैसे हमें इस यहाँ पे पॉइंट करना है इसको, तो जिस जगह पे ये पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पे सैटेलाइट रहेगा। ठीक है, स्टेशनरी रहेगा इसकी, मतलब इसके साथ साथ घूमता रहेगा ये भी। तो ये 3 टाइप के हो गए यहाँ पे ऑर्बिट के हिसाब से। ऑर्बिट के हिसाब से तो ये भी थे, ऑर्बिट के हिसाब से ये भी हैं। अब सैटेलाइट्स, टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, उसके फंक्शन के हिसाब से। तो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट होता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, नेविगेशन सैटेलाइट होता है, मिलिट्री और डिफेंस सैटेलाइट होता है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट्स होता है, साइंटिफिक सैटेलाइट्स होता है, वेदर सैटेलाइट्स होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है। ठीक, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस इन्वेस्टिगेशन सैटेलाइट इसमें आते हैं। अर्थ और ऑब्जर्वेशन में आपके रिमोट सेंसिंग वाला चीज़ आ जाती है, जैसे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, लैंड यूज एनालिसिस करते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट में आपका जीपीएस सर्विसेज, टाइमिंग सिग्नल्स, आपका नाविक आ जाएगा। ठीक, मिलिट्री और डिफेंस सैटेलाइट में सर्विलांस रखने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें के लिए सैटेलाइट भेजा जाता है जो। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग करने के लिए। ठीक, जैसे कि अभी वो टेस्टिंग चल रही ना, जो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल वाली, तो उसके लिए जो जो हो रहा है, जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उसको टीडी बोलते हैं, RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो उसके प्रोटोटाइप की टेस्टिंग होती है। फिर साइंटिफिक सैटेलाइट, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स और डेटा कलेक्शन के लिए। फिर वेदर सैटेलाइट, मेटेरोलॉजिकल डेटा, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों के लिए। फिर ग्लोबल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, जो आप टीवी देखते हैं, मैच वैच सब चलता है,
वो इसी सैटेलाइट के थ्रू। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, स्टेलर ऑब्जर्वेशन, गैलेक्सी एनालिसिस, ठीक है ना, इसमें जैसे भेज दिए, मान लीजिए वो इस गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का अध्ययन करने के लिए भेज दिए, इस टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब सब तो हम इधर देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। यहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई कक्षा के आधार पर उपग्रहों के प्रकार, तो भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, पोलार सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक, जैसे आप देखिए भू स्थिर उपग्रह जो है उसमें इनसैट श्रृंखला, जीसैट श्रृंखला के सैटेलाइट गए हैं। फिर लो अर्थ ऑर्बिट जो 2000 से 2000 किलोमीटर के क्षेत्र पे हैं, तो उसमें कार्टोसैट श्रृंखला, रीसैट श्रृंखला सैटेलाइट गए हैं। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आप देखिए 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर के बीच की कक्षा जो है, ठीक है, तो नेविगेशन और संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर पोलार सैटेलाइट जो है उसमें रिसोर्स सेट और ओशन सेट आते हैं आपके। फिर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट में आपका कार्टोसैट, मेगाट्रॉपिक्स, ये सब आता है। ये सब उपग्रहों के प्रकार हैं। अब अगला अनुप्रयोग के आधार पर तो मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और वेदर सैटेलाइट। तो संचार में इनसैट, जीसैट, पृथ्वी अवलोकन में कार्टोसैट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, ठीक है। नेविगेशन में आपका नाविक, गगन, मौसम उपग्रह में इनसैट 3D। इसके बाद आप देखिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अन्वेषण में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, एस्ट्रोसैट, ठीक है। फिर आपका गगनयान जाने वाला है, ठीक। फिर रक्षा और निगरानी के लिए तो रीसैट श्रृंखला, जीसैट 7A, प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट, रोहिणी। फिर छात्र एवं शैक्षिक उपग्रह तो स्टड सेट, स्टूडेंट वाला स्टड है, और फिर सैटेलाइट वाला सेट। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी पीछे सैटेलाइट वाले में, जो मुझे लगता है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक व्हाट इज GIS, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि GIS में और GPS में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो GPS क्या होता है, ये आपकी करंट लोकेशन बताता है, ठीक है। इट्स अ नेविगेशन सिस्टम। इसमें मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। आपको जाना है, मान लीजिए आप अभी खड़े हैं कान्हा नेशनल पार्क में, अब आपको यहाँ से जाना है, नागपुर जाना है आपको यहाँ से, तो आपको यहाँ से यहाँ तक GIS नहीं ले जा पाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक GPS ही लेके जा पाएगा, ठीक। तो क्या अंतर होता है दोनों में? हाँ, लेकिन अगर आपको ये पता करना है, आपको जैसे ये पता करना है कि भाई यहाँ पे इस एरिया पे पॉन्ड कहाँ है, ये आप GPS से पता कर सकते हैं, ठीक है, उसमें दिखा देगा। लेकिन जो GIS है ना, वो आपको ये तो बताएगा कि यहाँ पे पॉन्ड कहाँ है, और उसकी डेप्थ भी बताएगा, उसके साथ जो डेटा अटैच होगा, डेप्थ बताएगा, कब बना था ये बताएगा, किस लिए बना है ये बताएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन और GIS में स्टोर होती है। तो किसी ज्योग्राफी, ठीक है ना, ये ज्योग्राफी है कि कोई, इस ज्योग्राफी के बारे में जानकारी रखने वाला जो तंत्र है वो आपका है GIS, ठीक। इसमें क्या होता है, मैप बनते हैं, एनालिसिस किया जाता है उसका, उससे डेटा बनाते हैं, उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे सैटेलाइट से हम डेटा लेते हैं, फिर जो कैरियर्स होते हैं, मतलब कि जो बंदे हैं एक इसको मैनेज करने वाले, और फिर एक ऐप में हम डाल देते हैं, तो उस ऐप के थ्रू पहचानने वाले। अब देखते होंगे कि मध्य प्रदेश भू आलेख, देखिए अगर आपके पास ज़मीन है और मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपका खसरा नंबर क्या है या कुछ भी नहीं पता, आप मध्य प्रदेश भूलेख डाउनलोड करिए, अपना ज़िला डालिए, अपने ज़िले के बाद तहसील डालिए, तहसील के बाद आपके पास और भी कुछ ऑप्शन पूछेगा वो डालिए, फिर उसके बाद आप देखिए, अब उसके बाद आप उसमें अल्फ़ाबेटिकल डाला रहता है, उस अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से आप पहुँच जाइए कि आपके दादाजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, उस हिसाब से पूरा मतलब आपको इसमें रजिस्टर्ड मिल जाएगा। तो ये कैसे मिल जा रहा है, सब GIS के थ्रू मिल जा रहा है। तो GIS क्या है भाई साहब? GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर प्रणाली है जिसे स्थानिक या भौगोलिक डेटा को कैप्चर, स्टोर, विश्लेषण, प्रबंधित और प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपयोगकर्ता को स्थानिक पैटर्न और संबंधों को समझने में मदद करने के लिए मानचित्र, छवियों, स्प्रेडशीट सहित
विभिन्न डेटा प्रकारों को एकीकृत करता है। ये है आपका GIS। ठीक, अब आपका GIS में कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट है भाई साहब? सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए भाई साहब, आपके पास सैटेलाइट से डेटा सब आ गया। ठीक, बढ़िया सा हार्डवेयर हो, मतलब मस्त कंप्यूटर हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक बढ़िया सा, ठीक है, CPU हो, जैसे मस्त 1 TB की हार्ड डिस्क हो, 16 GB का रैम हो, ठीक है, 500 GB की SSD हो। ठीक है, ये मस्त स्थिति में होना चाहिए आपका हार्डवेयर। फिर आपका सॉफ्टवेयर अच्छे अच्छे से होने चाहिए, आगे बताऊंगा सॉफ्टवेयर कौन से लगते हैं। तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर क्या प्रोसेस करेगा? डेटा, तो डेटा होना चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से। ठीक, इसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए पीपल चाहिए, लोग चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक्सपर्ट चाहिए, और वो एक्सपर्ट उस चीज़ को किसी मेथड से करेगा, तो एक मेथड होना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये GIS के कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चलेगा, डेटा से, डेटा पूरा मेथड पे काम करेगा, और उनको कौन प्रोसेस करेगा? पीपल प्रोसेस करेंगे। ठीक, पीपल मतलब हो गया आपका स्टाफ या एक्सपर्ट। ठीक, अब इसके बाद देखिए घटक क्या है इसके, देख लीजिए ना भाई। हार्डवेयर पहला घटक था, दूसरा सॉफ्टवेयर था, तीसरा डेटा था। डेटा में आपका स्थानिक डेटा आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर स्थानिक डेटा, एट्रीब्यूट डेटा, चौथा लोग आ गया, पांचवा मेथड्स आ गया। ये आपके घटक हो गए हार्डवेयर। GIS सॉफ्टवेयर को संचालित करने के लिए आवश्यक भौतिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, सर्वर, GPS डिवाइस, प्रिंटर, ये सब चाहिए। GIS सॉफ्टवेयर उपकरण जो स्थानिक डेटा के प्रबंधन, विश्लेषण, विजुअलाइजेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरणों में ArcGIS, QGIS, गूगल अर्थ, ये सब शामिल है। फिर भौगोलिक डेटा जिसका विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, जो मानचित्रों, उपग्रह छवियों और तालिकाओं के रूप में हो सकता है। डेटा को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: स्थानिक डेटा, भौगोलिक विशेषताओं जैसे निर्देशांक, सीमाएं के स्थान, आकार, व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। फिर एट्रीब्यूट डेटा, भौगोलिक विशेषताओं, जनसंख्या, भूमि से जुड़ी वर्णनात्मक जानकारी देता है। फिर लोग, उपयोगकर्ता होगा और एक एक्सपर्ट होगा जो GIS संचालित करते हैं, डेटा की व्याख्या करते हैं, विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेते हैं। GIS पेशेवर, विश्लेषक और निर्णयकर्ता शामिल है। ठीक, तरीके: भौगोलिक डेटा एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने, उसकी व्याख्या करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं और तकनीकें हैं। इसमें GIS अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एल्गोरिदम, मॉडल और विश्लेषणात्मक विधियां शामिल हैं। ठीक है, अगला आते हैं हम। GIS भौगोलिक डेटा को संग्रहित करने, विश्लेषण करने, विजुअलाइज करने के लिए एक प्रणाली है, जबकि GPS एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जो वास्तविक समय के साथ निर्देशांक प्रदान करती है। GIS स्थानिक संबंधों का विश्लेषण करता है, जबकि GPS मुख्य रूप से नेविगेशन और ट्रैकिंग करता है। ठीक, आई होप सो आपको यहाँ पे GIS के बारे में सब क्लियर होगा। अब GIS के कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। GIS मेडिकल फील्ड में काम आएगा, इंश्योरेंस फील्ड में काम आएगा, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में काम आएगा, मैपिंग और टेक्नोलॉजी में काम आएगा, गवर्नमेंट की नीड्स हैं इसमें, और एडवर्टाइजिंग में काम आएगा। ठीक, अब GIS अब देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए शहरी नियोजन में कैसे आएगा। शहरी नियोजन में ऐसा आएगा भाई साहब कि क्षेत्रीकरण और भूमि उपयोग प्रबंधन। GIS शहरी विकास, भूमि क्षेत्रीकरण, भूमि उपयोग, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक की योजना बनाने में सहायता करेगा। फिर बुनियादी ढांचे का विकास, कैसे? सड़कों और सार्वजनिक सेवाओं की योजना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि आसपास के पर्यावरण और शहरी क्षेत्रों पर उनके प्रभाव का आकलन किया जाता है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, GIS पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी, लुप्तप्राय प्रजातियों पर नज़र रखने, राष्ट्रीय उद्यानों और रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों का मानचित्रण करने में मदद करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ क्षेत्रों, जंगल की आग के जोखिम, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए GIS महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी योजना, प्रतिक्रिया समन्वय में मदद करता है। फिर परिवहन और लॉजिस्टिक्स में मार्ग अनुकूलन, GIS लॉजिस्टिक्स कंपनियों को डिलीवरी के लिए कुशल मार्गों की योजना बनाने, ईंधन की खपत और डिलीवरी के समय को कम करने में सहायता करता है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतर सेवा के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग और शेड्यूल प्रबंधन के साथ साथ बस,
मेट्रो ट्रेन मार्गों को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग कर सकते हैं आप इसका, सटीक खेती। जीआईएस का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य, मौसम के पैटर्न, फसल की पैदावार, कीटों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिससे किसानों को अधिक कुशल खेती के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है। फिर सिंचाई मैनेजमेंट। जीआईएस किसानों को फसल के प्रकार और मौसम की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर सिंचाई प्रणालियों के लिए पानी के उपयोग की निगरानी और अनुकूलन करने की अनुमति देता है। स्वास्थ्य और महामारी, आप रोग ट्रैकिंग कर सकते हैं कि इस क्षेत्र पर कितने लोग हैं जिनको कोविड-19 हो रखा है। जो कोविन ऐप था वो इस हिसाब से भी तो काम करता था। सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना, आपको ये पता चल सकता है कि कम सेवा वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा संसाधनों का वितरण का मार्गदर्शन कर सकते हैं और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बना सकते हैं। फिर सैन्य और रक्षा रणनीतिक योजना। जीआईएस सेना को इलाकों का नक्शा बनाने, जोखिमों का आकलन करने, रक्षा अभियानों की योजना बनाने, विशिष्ट क्षेत्रों के रणनीतिक मूल्य को समझने में मदद करता है। ठीक, इसके बाद निगरानी। जीआईएस सीमाओं, रणनीतिक स्थलों, हवाई क्षेत्र की वास्तविक समय की निगरानी का समर्थन करता है, जिससे स्थानिक डेटा विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती है। ठीक, ये आपका हो गया जीआईएस, और इसमें व्यवसाय और विपणन भी शामिल है। ठीक है, तो ये सब आप इसको आराम से देख सकते हैं। व्यवसाय विपणन में, बाजार विश्लेषण में, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में, ठीक, जैसे रूटिंग, गोदाम स्थान विश्लेषण, रसद प्रबंधन, ये सब करता है। फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में कि ये देखना कि खनिज जमा का पता लगाने में, निष्कर्षण गतिविधियों की योजना बनाने में, खनन कार्यों के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने में। ठीक है, फिर आपातकालीन प्रतिक्रिया और सार्वजनिक सुरक्षा में। तो ये आप बिल्कुल इसको अपने से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और ये मैंने बहुत सारे पॉइंट इसलिए डाल दिए ताकि आप कोई इशू नहीं जाए। तो आपका जीआईएस कंप्लीट हो गया, सैटेलाइट सिस्टम के टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है जीपीएस। ठीक है, तो जीपीएस देखते हैं। इस वाले टॉपिक में हमें जीपीएस देखना है। तो जीपीएस में हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स, इसका एप्लीकेशन, ठीक है, और इंडिया का जो नाविक है इसके बारे में देख लेंगे। तो जीपीएस क्या है? एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। एक उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है जो पृथ्वी पर कहीं भी रियल टाइम लोकेशन का डेटा प्रदान करता है। यह सटीक भौगोलिक निर्देशांक, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई निर्धारित करने के लिए उपग्रहों के नेटवर्क से संकेत प्राप्त करके काम करता है। जीपीएस का व्यापक रूप से नेविगेशन, ट्रैकिंग, जियो लोकेशन आधारित सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो जीपीएस क्या है? एक उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है जो पृथ्वी पर कहीं भी रियल टाइम लोकेशन का डेटा प्रदान करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद आप देखिए जीएस के जो जीएस बोल रहा हूँ, जीपीएस जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो पहला कंपोनेंट है आपका, इसमें है, चलिए स्पेस को मान लेते हैं, स्पेस कंपोनेंट। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है, आपने स्पेस में सैटेलाइट भेजा। उसके बाद कंट्रोल कंपोनेंट है, जो सैटेलाइट से डेटा आया वो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे लिया गया। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा जो है वो यूज़र कंपोनेंट है कि हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई बताओ कहाँ पे खड़े हो तुम, मैं आ रहा हूँ, अपनी लाइव लोकेशन भेजो, ठीक है, या अपनी लोकेशन शेयर करो तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो सब जो चीज़ें होता है तो वो इसी के माध्यम से होता है। तो एक स्पेस कंपोनेंट है। ठीक है, स्पेस में गया सैटेलाइट, सैटेलाइट ने भेजा डेटा कंट्रोल सेंटर पे, कंट्रोल सेंटर ने उठाया डेटा और दे दिया यूज़र को। तो इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, और टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, ये 4 चीज़ें आपकी क्या होती है, रियल टाइम लोकेशन टाइम पे बता देती हैं। अब इसके घटक देख ही लिए हैं आप, अंतरिक्ष खंड। ठीक है, अंतरिक्ष खंड क्या करता है? अंतरिक्ष खंड जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का एक नेटवर्क होता है जो लगातार संकेत प्रेषित करता है। आमतौर पर कम से कम 24 उपग्रह संचालन में होते हैं जो वैश्विक कवरेज सुनिश्चित करते हैं। ठीक, फिर कंट्रोल जो घटक है वो क्या करता है? वो भूमि आधारित निगरानी स्टेशन है जो उपग्रह की स्थिति, समय का ट्रैक इसे बनाए रखता है और अपडेट करता है। इसमें मास्टर कंट्रोल स्टेशन और ग्राउंड एंटेना शामिल है जो जीपीएस सटीकता सुनिश्चित करता है। फिर अगला है यूज़र कंपोनेंट्स,
ऐसे उपकरण जो जीपीएस सिग्नल प्राप्त करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, जीपीएस रिसीवर, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, नेविगेशन टूल, ठीक है ना, यूज फॉर पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग एप्लीकेशन, तो ये यूज़र होते हैं। इसके बाद हम इसका अगर एप्लीकेशन देखने जाएं कि क्या क्या एप्लीकेशन है, तो लॉजिस्टिक्स में एक्सेस रियल टाइम लोकेशन एंड रूट हिस्ट्री ऑफ योर फ्लीट, कि भाई तुम यहाँ कहाँ गए, कितने देर रुके, ठीक है। इसके बाद तुमने ए जगह से बी जगह आने में 2 घंटे लगते हैं, तुम्हें 4 घंटे कैसे लग गए, ये तमाम चीज़ें आप पता कर सकते हैं। इसके बाद म्यूनसिपल्स ट्रैक ईच एंड एवरी व्हीकल सेपरेटली ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि शिकायत आई कि भाई वार्ड नंबर 40 में जो गाड़ी थी उसने तो सफाई नहीं करी, तो पता किया जाएगा कि वार्ड नंबर 40 में कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं। अब उसने उस मोहल्ले में वो गाड़ी, जैसे मान लो वार्ड नंबर 40 के गली नंबर 10 में कोई गाड़ी गई ही नहीं, तो जिस गाड़ी की ड्यूटी थी पता किया जाएगा क्यों नहीं गया, तो इससे ट्रैकिंग से पता चल जाएगा कि उस समय कहाँ था। फिर रेंटल कार्स, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ऊबर आपने यूज़ किया होगा, आपने ओला यूज़ किया होगा, या आपने जूम कार यूज़ किया होगा, तो जो जिसकी जूम कार आप लेके जाते हैं उसका ऑनर को सब पता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आपका मतलब आपका डायरेक्ट रूट क्या है, ये सब पता रहता है। तो रेंटल कार्स जो है चोरी होने से बच जाती हैं उसमें जीपीएस लगे होने से। फिर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड क्विक मेंटेनेंस इन केस ऑफ एनी ब्रेक डाउन, ठीक है ना, रिड्यूसिंग द डाउन टाइम। इसके बाद ड्रोन्स, जो ड्रोन्स हैं गेट इंस्टेंट अलर्ट्स एनी टाइम योर डिवाइस गोज आउट ऑफ रेंज। इसके बाद आपका डिलीवरी बॉय है, तो आप उसकी लोकेशन ट्रैक, आपको भूख लगी है, आपने स्विगी से ऑर्डर किया है, तो ये कब आओगे कब आओगे, 20 बार फ़ोन लगाने से अच्छा उसकी लोकेशन देखते रहो, भैया 2 मिनट में, 3 मिनट में, 3 ETA एस्टिमेटिंग टाइम अराइवल, 2 ETA 10 सेकेंड, फिर घंटी बज जाएगी आपके दरवाजे की और आप खाना खाने लग जाएंगे, ठीक। अब वही अनुप्रयोग यहाँ पे भी लिखे हैं, जैसे क्या अनुप्रयोग लिखा है, नेविगेशन, तो रियल टाइम रूट गाइडेंस एंड पोजीशनिंग और स्थिति निर्धारण के लिए स्मार्टफोन, कार, विमान उपयोग किया जाता है। वाहन ट्रैकिंग, बेड़ा प्रबंधन, रसद, रियल टाइम वाहन निगरानी मदद करता है। सैन्य और रक्षा, सैन्य गतिविधि ट्रैकिंग करता है। मिसाइल मार्गदर्शन, युद्ध क्षेत्र नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर सर्वेक्षण और मानचित्रण में, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रभावित क्षेत्रों को पता लगाता है। विमानन में और समुद्री जहाज़ों में, जियो लोकेशन सेवाएं में जियो टैगिंग, मोबाइल ऐप स्थान ट्रैकिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, इस सब में। कृषि में फसल रोपण, सिंचाई, कटाई, इन सबको अनुकूलित करने के लिए सटीक खेती में उपयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ नहीं किया जाता। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो देखी वो जीपीएस के बारे में, इसके पहले हमने जीआईएस के बारे में, इसके पहले हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में, फिर उसके पहले हमने देखा सैटेलाइट्स के टाइप भी देखा, फिर हमने ये भी देखा कि पॉपुलेशन के बारे में देखा। तो इस तमाम चीज़ें हमने देखी एंड आई होप सो कि ये सब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक टॉपिक बचा है पॉपुलेशन वाला, वो मैं आपको इसी में ही मतलब अलग से वीडियो में उसको करा दूंगा। तो पॉल्यूशन वाला बचा है, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और उसके लेकर के क्या रेमेडी करी, क्या मिटिगेशन प्लान किएगा, उस सब में आपको एक अलग से वीडियो में आपको आ जाएगा। तो आप उसको यूनिट 4 में भी आपके कवर हो जाएगा, एनवायरनमेंट वाले में, सॉरी यूनिट 5 में, और इधर भी कवर हो जाएगा आपको वो पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 4 में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।